नेहरू के एक और रिकॉर्ड की बराबरी की है। साथ ही बात करेंगे कि अमित शाह आज लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च करेंगे और इसके साथ ही बताएंगे कि ग्रामीण यूपी को मिलेगी डिजिटल रफ्तार। प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ आज। शामली में धर्मांतरण का खेल, पुलिस ने दर्ज किया केस और इसके साथ ही बात करेंगे कि ट्रंप का दावा 2 हफ्ते में ईरान पर पूर्ण जीत का ऐलान करेंगे। ये थे कुछ मुद्दे जिन पर होगी विस्तार से चर्चा। फिलहाल आज का एजेंडा की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में कई प्रतिमान प्रस्तुत कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब एक और बड़ी उपलब्धि की बराबरी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के एक और रिकॉर्ड की बराबरी की है। चुनाव के बाद जीतकर आने और लगातार शासन करने वाले प्रधानमंत्री के मामले में पीएम मोदी अब संयुक्त रूप से पूर्व पीएम नेहरू के साथ हैं। 9 जून तक की बात कर लें तो एक चुने हुए पीएम के तौर पर पीएम मोदी ने लगातार 4398 दिन शासन कर लिया है, जो कि पंडित नेहरू के कुल शासन की बराबरी है। तो वहीं कल यानी 10 जून की हम बात करें तो 10 जून को पीएम मोदी इस कीर्तिमान को भी तोड़ देने वाले हैं। जी हां, पीएम मोदी आज नेहरू के एक और रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। पीएम मोदी ने आज पहले पीएम नेहरू के एक और रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए कल 10 जून को रिकॉर्ड तोड़ देंगे। यानी बता दें कि कल पीएम मोदी तोड़ देंगे सारे प्रधानमंत्रियों के रिकॉर्ड। पीएम मोदी ने आज नेहरू के एक और रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। कल पीएम मोदी तोड़ देंगे सारे प्रधानमंत्रियों के रिकॉर्ड। चुनावी प्रक्रिया के बाद लगातार शासन करने वाले प्रधानमंत्रियों में पीएम मोदी अब नेहरू के बराबर आ गए हैं। कल यानी 10 जून को पीएम मोदी इस रिकॉर्ड को भी तोड़ देने वाले हैं और पीएम मोदी के नाम होगा सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा का रिकॉर्ड। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को पीछे छोड़ देंगे। कल यानी 10 जून को पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को पीछे छोड़ देंगे। 10 जून को बतौर प्रधानमंत्री पीएम मोदी का कार्यकाल 4399 दिनों का हो जाएगा, जबकि पंडित नेहरू की यह अवधि कुल 4398 दिनों की ही रही। पीएम मोदी ने मई 2014 में संभाली थी देश की कमान। यानी एक तरफ पीएम मोदी ने आज के बाद कल वो जो रिकॉर्ड है वो भी तोड़ देने वाले। यानी एक तरफ पीएम मोदी ने जहां आज बतौर प्रधानमंत्री सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है और कल इस रिकॉर्ड को भी वो तोड़ देने वाले हैं, तो वहीं दूसरी ओर पीएम ने हाल ही में सत्ता में 12 वर्ष भी पूरे किए हैं और अपने शासन के दौरान पीएम मोदी ने कई अहम योजनाओं और नीतियों को लागू करने में भी अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में यह जानना बेहद अहम है कि लगातार 12 वर्ष सत्ता में रहने और पहले पीएम के रिकॉर्ड की जो बराबरी है करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शासन में क्या कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं। बात करें घरेलू, कानूनी, रक्षा, आर्थिक, वाणिज्यिक और अन्य मुद्दों पर पीएम मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है। तो पीएम के नाम एक और रिकॉर्ड और क्या कुछ रही उपलब्धियां इन 12 सालों में, वो भी आपको बताते चलें कि अगर हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया और यूपीआई क्रांति की, तो 2014 के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम बन चुका है। बैंकिंग से जुड़ाव 58 करोड़ जन खाते, इसकी बात कर ले तो 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अगस्त 2025 तक 58 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो लगभग 1.46 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जा चुका है। रेलवे की बात करें तो रेलवे का बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण हुआ है और आधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी जो ट्रेनें हैं वो शुरू की गई हैं। उड़ान योजना के तहत टियर 2 और टियर 3 शहरों में नए हवाई अड्डों का तेजी से विकास भी जारी है। जम्मू कश्मीर की बात कर ले तो जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 370 का खात्मा, यानी अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त कर दिया। आयुष्मान भारत की बात कर ले तो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है।
गरीब परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के खर्च से बचाने के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई है। रक्षा क्षेत्र की बात करें तो भारत की रक्षा नीति में पिछले 12 वर्षों में बड़ा रणनीतिक बदलाव आया है। आतंकी घटनाओं के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक के जरिए देश ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। जीएसटी और आर्थिक सुधार की भी बात कर देते हैं और अधिक जानकारी ले लेते हैं इस विषय पर और अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता संतोष चौधरी जी। संतोष, स्वागत है आपका। संतोष, बताएं कि पीएम मोदी के नाम होगा सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा का रिकॉर्ड, यानी देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो रिकॉर्ड है उसको कल यानी कि 10 जून को पीएम मोदी तोड़ देने वाले हैं। तो कैसे देखा जा सकता है उनके इस 12 सालों के कार्यकाल को? बिल्कुल विधि, कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 4399 दिन पूरे हो जाएंगे। इससे पहले जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनका 4398 दिन का रिकॉर्ड था एक प्रधानमंत्री के रूप में। और सबसे बड़ी बात, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में अगर देखा जाए, किसी गैर कांग्रेसी राजनीतिक दल के पीएम के रूप में देखा जाए तो पीएम मोदी सबसे ज्यादा समय तक देश की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी बने हैं। अगर हम मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी देख लें, जब गुजरात में 7 अक्टूबर 2001 से लेकर अब तक देखा जाए तो अब तक लगभग 24 वर्ष हो गए हैं। मुख्यमंत्री के रूप में 13 साल पूरे हुए हैं, प्रधानमंत्री के रूप में 12 साल पूरे हुए हैं, यानी कि 24 वर्ष से वो लगातार किसी न किसी सरकार का नेतृत्व करते रहे हैं। लेकिन जो आपने अपनी रिपोर्ट दिखाई, रिपोर्ट में कई बड़ी उपलब्धियां रही, चाहे धारा 370 की बात करें, 3 तलाक की बात करें, जनधन योजनाओं की बात करें, लेकिन इससे इतना भी इन 12 वर्षों में कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान की एक अलग छवि बनी है दुनिया के देशों में। आपने सबसे पहले डिजिटल की बात की थी, यूपीआई को लेकर कहा जा सकता है इस समय दुनिया के 9 देशों में भारत का यूपीआई धड़ल्ले से उसका प्रयोग किया जाता है। चाहे हम श्रीलंका की बात करें, नेपाल की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, कतर की बात करें, यूएई की बात करें, यहां तक कि यूरोपीय देश फ्रांस में भी भारत का जो यूपीआई है उसका प्रयोग होता है। फिर टावर में आप जाएंगे तो फिर टावर में भी भारत का यूपीआई चलता है। ये एक बड़ी उपलब्धि। दूसरा है 21 जून आने वाला है। भारत पीएम मोदी की एक अपील पर, हम जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करते हैं, पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह आवाज उठाई थी कि आने वाले समय में योग को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए। 177 देशों का समर्थन मिला था पीएम मोदी के इस बड़े प्रस्ताव को, और दुनिया 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय एक योग दिवस मनाती है। ये एक बड़ी उपलब्धि के रूप में भारत के खाते में जुड़ी, पीएम मोदी के पहल के रूप में जुड़ी। ग्लोबल साउथ की बात करें, दुनिया के देशों में ग्लोबल साउथ हमेशा से दरकिनार रहे, उपेक्षित रहे हैं। जो दुनिया के जो बड़े देश हैं वो ग्लोबल साउथ की तरफ उतना ध्यान नहीं देते रहे। लेकिन इन 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के एक बड़ा एजेंडा रहा है, ग्लोबल साउथ की आवाज बने हैं, ग्लोबल साउथ के हितों को लेकर, ग्लोबल साउथ को कहा जा सकता है मजबूती को लेकर दुनिया के अलग अलग मंचों पर आवाज उठाते रहे। और G20 की जब बैठक हुई तभी हमने देखा कि अफ्रीकी देशों को उन्होंने G20 में शामिल किया। एक बड़ी उपलब्धि। जी बिल्कुल। संतोष, यहाँ पर एक चीज और जानना चाहेंगे कि पीएम मोदी के कार्यकाल से पहले की बात कर रहे हैं और उनके 12 सालों के कार्यकाल के बाद की बात कर रहे हैं, तो भारत की जो वैश्विक स्थिति है उसको किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देखा जा सकता है? बिल्कुल, भारत के अगर हम पीएम मोदी के पहले के कार्यकाल की बात करें, इन 12 सालों को देखें तो भारत की अपनी बड़ी मजबूत उपस्थिति है। और शायद ये जो हम आपको बता रहे, चाहे ग्लोबल साउथ की आवाज बना हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, यहाँ तक कि मिलेट ईयर घोषित करने की बात हो, दुनिया आज भारत की आवाज को सुनती है, दुनिया आज महसूस करती है इन 12 सालों को अगर देखें। और शायद इसीलिए जब हम यहाँ तक कि जब हम सौर ऊर्जा की बात करते हैं, एनर्जी क्राइसिस, भारत ने 2023 में ही ISA बना दिया था, इंटरनेशनल सौर गठबंधन बना दिया था। लगभग 110 देश उसमें शामिल हैं और मकसद यही था कि दुनिया को धीरे धीरे एनर्जी क्राइसिस से अलग करके सौर ऊर्जा की तरफ ले जाना है, पवन ऊर्जा की तरफ ले जाना है। तो भारत की आवाज अब दुनिया सुन रहा है। भारत की जो विदेश नीति है, भारत हमेशा कहता रहा है इन 12 सालों में कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करता रहा। पीएम मोदी अलग अलग बड़े मंचों पे कहते रहे कि दुनिया एक परिवार की तरह है और इसे परिवार की तरह ही लेकर चलना चाहिए। हमने कोविड में देखा 90 से ज्यादा देशों को भारत ने फ्री वैक्सीन दी। अफगानिस्तान का मामला हो, श्रीलंका में कोई आपदा आई हो, नेपाल में कोई आपदा हो, जो फर्स्ट रिस्पॉन्सर के रूप में भारत हमेशा इन 12 सालों में रहा है। तो भारत ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान को बहुत मजबूत किया है और उसी का परिणाम है कि 32 से ज्यादा देशों ने संतोष जी, संतोष, एक सवाल और कि अगर हम निवेश को देखें तो भारत में निवेश की स्थिति जो है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? कितनी उछाल आई है? जी, जब 2000 कहा जा सकता है 2014 में भारत 10वें स्थान पर था दुनिया की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें। आज भारत तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में ग्लोबल जो संकट है, चुनौती है, उसका असर अर्थव्यवस्था में पड़ा है। लेकिन आज भी भारत जो है
सबसे ज्यादा विकास दर करने वाला। भी 3 महीने पहले की एक रैंकिंग रिपोर्ट आई थी, उसमें भी दुनिया भर की जितनी भी बड़ी रेटिंग एजेंसियां हैं उन्होंने यही रेटिंग की है कि ग्लोबल चुनौतियां हैं, एनर्जी क्राइसिस है, स्टेट ऑफ हुमस का रास्ता बंद है, उसके बाद भी भारत की जो विकास दर रहेगी वो लगभग 6% से ज्यादा रहेगी। दुनिया के बड़े से बड़े देश, चाहे हम अमेरिका की बात करें, चीन की बात करें, रशिया की बात करें, उनकी विकास दर 3%, 2%, 4% के आसपास टिकी रही। तो भारत धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रहा है, भारत धीरे धीरे अपनी क्षमताओं को पहचान रहा है, भारत अपनी चीजों की ब्रांडिंग कर रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में खड़े हैं, उत्तर प्रदेश पहले भी अयोध्या हुआ करता था, पहले भी काशी था, पहले भी मथुरा था, लेकिन आज उसकी स्थिति बदल गई है। आज टूरिज्म का पूरा परिवेश बदल गया है। तो इन 12 सालों में एक इकोसिस्टम तैयार हुआ है, वो चाहे अर्थव्यवस्था को लेकर हो, चाहे टूरिज्म को लेकर हो, चाहे निवेश को लेकर हो, या एमएसएमई सेक्टर, स्टार्टअप, सेमीकंडक्टर जैसे इन उद्योगों की बात करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी संतोष आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इतनी अपडेट्स देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आइए अगली खबर की ओर आपको ले चलते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की बॉर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी को एक नई तेजी मिली है। इस दिशा में आज एक और बड़ा और ऐतिहासिक कदम जोड़ने जा रहा है। दरअसल आज गृह मंत्री अमित शाह देश के सीमा प्रबंधन को पूरी तरह एडवांस और हाईटेक बनाने के उद्देश्य से आज यानी 9 जून को लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ करेंगे। ये एक आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। इस सिस्टम के लागू होने से भूमि बंदरगाहों पर कार्गो और यात्रियों की प्रोसेसिंग अब पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी। इस प्लेटफॉर्म पर यूजर्स को डिजिटल स्लॉट बुकिंग, ऑनलाइन भुगतान, रियल टाइमिंग ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी जो बेहतरीन सुविधाएं हैं वो मिलने वाली हैं। यानी देश के बॉर्डर को स्मार्ट बनाने की भी अब तैयारियां शुरू हो गई हैं और आज अमित शाह इसका शुभारंभ करने वाले हैं। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम से देश के बॉर्डर होंगे स्मार्ट, यानी आज लॉन्च करेंगे अमित शाह ये सिस्टम। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम भारत के सभी पोर्ट्स को एक साथ जोड़ने का काम करेगा। इस नए सिस्टम के आने से पोर्ट्स भी अब एयरपोर्ट जैसी एडवांस डिजिटल सिस्टम से लैस हो जाएंगे। सरकार, एजेंसियों और प्राइवेट ऑपरेटर्स समेत अलग अलग स्टेक होल्डर्स के बीच बेहतर तालमेल बनाने में मदद करेगा ये, जिससे देरी कम होगी और कामकाज की जो क्षमता है वो बढ़ने वाली है। यह सिस्टम कार्गो और यात्रियों की प्रोसेसिंग के लिए सुरक्षित एंड टू एंड डिजिटल वर्कफ्लो देगा। और इसके साथ ही बता दें कि जिसमें स्लॉट बुकिंग, पेमेंट ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी जो सुविधाएं हैं वो शामिल होने वाली हैं। यानी लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम देश के बॉर्डर्स होंगे इससे स्मार्ट और ये आज ही लॉन्च करने वाले हैं अमित शाह। देरी कम होगी और कामकाज की जो क्षमता है वो बढ़ती नजर आएगी डिजिटल माध्यम से। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि प्रदेश में डिजिटल कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ करेंगे। इस परियोजना के माध्यम से राज्य के 20 लाख से अधिक घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। योगी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य गांव और छोटे शहरों को आधुनिक डिजिटल नेटवर्क से जोड़ना है ताकि वो भी डिजिटल अर्थव्यवस्था और नई टेक्निक्स का लाभ उठा सकें। परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। ग्रामीण यूपी को मिलेगी डिजिटल रफ्तार। डिजिटल कनेक्टिविटी योजना प्रोजेक्ट गंगा आज होगी लॉन्च। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे परियोजना का शुभारंभ और जिससे ग्रामीण उत्तर प्रदेश को डिजिटल नेटवर्क से जो जोड़ने की ही पहल है वो शुरू की जाएगी। और ये भी बता दें कि 20 लाख से जो अधिक घर हैं उन तक पहुंचेगी हाई स्पीड इंटरनेट सेवा, यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी नई मजबूती। ग्रामीण यूपी को भी अब डिजिटल की रफ्तार से जोड़ने की जो मुहिम है वो सीएम योगी की तरफ से आगे बढ़ चुकी है और सीएम योगी आज लॉन्च करेंगे प्रोजेक्ट गंगा। प्रोजेक्ट गंगा के तहत हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट, सार्वजनिक वाईफाई लागू किए जाएंगे। बता दें कि आईपी, टीवी और ओटीटी सेवाओं की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रोजेक्ट गंगा के तहत हाई स्पीड ब्रॉडबैंड और इंटरनेट सार्वजनिक जो सुविधाएं हैं वो लॉन्च की जाएंगी। आईपीटीवी, आईपीवीटी और ओटीटी सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
सीसीटीवी की बात कर लेते हैं तो सीसीटीवी आधारित जो सुरक्षा होती है और साइबर सिक्योरिटी होती है, ये सब जो सेवाएं हैं जो अभी तक शहरों में देखी जाती थी, मेट्रो सिटीज में देखी जाती थी, अब वो ग्रामीण एरिया में भी मिलने वाली है। सीसीटीवी आधारित सुरक्षा मिलेगी, साइबर सिक्योरिटी मिलने वाली है और ग्रामीण क्षेत्रों को और अधिक मजबूत किया जाएगा। राज्य के 20 लाख से जो अधिक घर हैं उन तक हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और इस प्रोजेक्ट के तहत यानी प्रोजेक्ट गंगा के तहत न्याय पंचायत स्तर पर 8 से 10 हजार युवाओं को डिजिटल सेवा प्रदाता के रूप में तैयार भी किया जाएगा। यानी कि 8 से 10 हजार जो युवा हैं उनको इसका प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और तैयार किया जाएगा डिजिटल सेवा प्रदाता के रूप में। इसमें करीब 50% महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी जी। अभिषेक, स्वागत है आपका। अभिषेक, ये गंगा प्रोजेक्ट क्या है, आज से जो शुरू होने वाला है, लॉन्च होने वाला है, इसके बारे में अधिक जानकारी दें। जी बिल्कुल, अगर बात करें देखिए प्रोजेक्ट गंगा की, तो सबसे पहले बताना चाहते हैं कि हम आपका ध्यान फोकस करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार डिजिटल भारत की जो कल्पना करते हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जो है ग्रामीण स्तर पर एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है कि लगातार देखिए शहरी क्षेत्रों की बात की तो लगातार कनेक्टिविटी, लेकिन अब गाँवों को विशेष कर ध्यान दिया जाएगा। इससे जो है जो लाखों परिवार हैं उनको जो है हाई स्पीड कनेक्टिविटी इंटरनेट मिलेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन जो बड़ी बात देखने को मिली गाँव में आप देखते हैं तमाम जो है लोग कठिनाइयां आती थी, चाहे उन्हें अपना प्रमाण पत्र बनाना हो, तमाम कनेक्टिविटी की बात कीजिए, रेल का टिकट करना हो तो उन्हें प्लेटफॉर्म टिकट लेने जाना पड़ता था, उन्हें रिजर्वेशन कराने शहरों में जाना पड़ता है या कहीं स्पेशल। तो ऐसे न्याय पंचायत स्तर से पंचायत स्तर पे हाई स्पीड कनेक्टिविटी के लिए लगातार बात की जा रही थी। उसको लेकर आज बड़े प्रोजेक्ट गंगा का जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बातचीत करेंगे। इसके बाद से गाँव में रहने वाले लोगों से काफी आसानी हो जाएगी, वो हाई स्पीड इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। जो सीसीटीवी केंद्र बनाए जाते हैं वहां पे जाके आसानी से जो है युवाओं को रोजगार मिलेगा। 8 से 10 हजार युवाओं को रोजगार की बात कही जा रही है। इसमें खास बात ये रहेगी कि लगातार जो महिलाओं की बात की जाती है, महिला सशक्तिकरण को 50% जो है कार्य मिलेगा, जो रोजगार मिलेगा वो महिलाओं को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी की बात कही जाती है, हाई स्पीड इंटरनेट के लिए लगातार उन गाँवों को चिन्हित किया जाएगा। न्याय पंचायत स्तर पे वहां पे जो है वाईफाई की व्यवस्था की जाएगी, इंटरनेट से कनेक्शन दिया जाएगा ताकि बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके और जो गाँव के लोग हैं वो भी जो है इंटरनेट का फायदा उठा सकें, डिजिटलाइजेशन का फायदा उठा सकें। अब शहर के बाद से गांव को भी कनेक्टिविटी की जाएगी कि बेहतर कनेक्टिविटी होने के बाद ये होगा गांव के लोग शहर से कनेक्ट हो जाएंगे तो उनको काफी चीजें आसानी हो जाएगी, जिसके लिए उन्हें दौड़ते यहाँ पे। क्योंकि अब तमाम सेवाएं देखिए, अगर आज बात करें मेडिकल की बात करें सब कुछ इंटरनेट पे ही। ऐसे में इसकी सुविधाएं होने के गाँव के हॉस्पिटल में इलाज कराने आना लोहिया है या ऑनलाइन बुकिंग होती है तो वहां से बैठे बैठे ही करा देंगे, आप यहाँ पे 2 दिन बर्बाद करेंगे, रुकेंगे, इसके बाद से उनका समय आएगा। तो कहीं ना कहीं हाई स्पीड कनेक्टिविटी से उनको बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही साथ अगर बात करें 20 लाख परिवारों को इसका सीधा सीधा फायदा मिल रहा है और लगभग 10 से 12 हजार युवाओं को जो है रोजगार का मौका मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि शहरों के साथ अब गाँव का भी विकास किया जा रहा है और उन्हें आधुनिकीकरण से जोड़ा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक हमसे जोड़ने के लिए। अगली खबर की ओर आपको ले चलते हैं। बता दें कि प्यार, भरोसा और रिश्तों की आड़ में एक ऐसी कथित साजिश रची गई जिसने सभी को चौंका दिया है। प्रदेश के शामली जनपद में ऐसे मामले का भंडाफोड़ हुआ है जो वाकई में चौंका देने वाला है। दरअसल शामली जनपद के एक बड़े दवा कारोबारी के बेटे आयुष मलिक के कथित धर्मांतरण और निकाह का मामला सामने आया है। आयुष के पिता ने आरोप लगाया है कि एक महिला और उसके परिवार ने करोड़ों की संपत्ति हथियाने के लिए उनके बेटे को फंसाया। आरोप यह भी है कि करोड़पति कारोबारी के बेटे को पहले प्यार के जाल में फंसाया गया, फिर वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल कर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी युवती और उसके पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शामली में जबरन धर्मांतरण का एक बड़ा खुलासा सामने आया है और इस खबर पर और अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता विकास सिंह जी। विकास, स्वागत है आपका। विकास, बताएं जिस तरह से देश में धर्मांतरण का जो ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसी क्रम में देखिए अब यूपी के शामली में भी एक बड़ा मामला सामने आया है जहां एक हिंदू दवा व्यापारी के बेटे को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराया गया, जो अब वापस जो हिंदू धर्म में आना नहीं चाह रहा है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस मामले को अगर पूरी तरीके से हम देखते हैं
और अन्य धर्मांतरण के मामले जोड़ते हैं तो थोड़ा सा अलग तरीके का ये मामला दिखता है, क्योंकि इसमें जो महिला है, जिम ट्रेनर है, उसके यहाँ ये जाता था, युवक जाता था और उसके पिता ने मिलकर इसका ब्रेन वॉश किया। इसको पाकिस्तान से के जो धार्मिक गुरु हैं उनकी सीढ़ियाँ दिखाई गई और खासतौर से इसका ब्रेन वॉश करके धीरे धीरे इसका धर्मांतरण किया इस युवक का, और इसके बाद निकाह करवा दिया इसका। और जब अभी कुछ दिनों पहले युवक के पिता ने बताया कि वो कहने लगे कि हमको हमारा हिस्सा दे दीजिए और एक काम और करिए कि आप भी इस्लाम कबूल कर लीजिए, इस हद तक इस घटना में जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि पहले युवक को उन्होंने मुस्लिम बनाया, अब युवक के पिता को भी मुस्लिम बनाना चाह रहे हैं। तब ये मामले का खुलासा हुआ है और इस मामले में पुलिस ने एसआईटी गठित कर दी है और इस पूरे मामले की तह तक एसआईटी जाएगी और पूरे मामले का जांच करने के बाद जो जो बिंदु सामने आएंगे वो बताए जाएंगे। लेकिन बेहद ही गंभीर मामला ये है कि आप किसी को प्रेम जाल में फांसते हैं, प्रेम जाल में फांसने के बाद आप धर्मांतरण करवा देते हैं उसका, फिर उसके पिता की प्रॉपर्टी पर अपना हक जताते हैं, उसको अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और साथ साथ पिता को भी धर्म परिवर्तन करने के लिए कहते हैं। तो ये बड़ी बात है, इस मामले की जांच होनी चाहिए। इस मामले में 10 अन्य आरोपियों को पुलिस ने बनाया है, 10 आरोपियों को इसमें मामले की कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है शामली की पुलिस ने। पूरा मामला है लेकिन बिल्कुल बेहद ही चौंकाने वाला ये मामला है जी। यहाँ पर विकास ये भी देखा जा रहा है कि जो आयुष है उसने मुस्लिम धर्म के तौर तरीके भी अपना लिए और अब इसके आगे की हम बात करें तो उनके परिवार वालों को क्या कुछ कहना है? देखिए, परिवार वाले इसीलिए परेशान हैं और तभी वो पुलिस में गए कि उनको पता नहीं चला और उनके बेटे ने दूसरा धर्म कबूल कर लिया, निकाह कर लिया। ये सब चीजें उनको हैरान कर देने वाली थी और उसके बाद वो संपत्ति पे कब्जा करने की बात कह रहे हैं कि हमारा अधिकार हमें दे दीजिए और आप भी मुस्लिम बन जाइए। जब ये जैसे ही उनको लगा, उनके पिता ने पुलिस में तहरीर दी और इस मामले पर एसआईटी गठित की गई है। फिलहाल बेहद ही अलग तरीके का मामला ये दिख रहा है। जिस तरीके से पुत्री और पिता ने मिलकर युवक को फांसा और फांस के धर्मांतरण उसका करवाया है, ये अपने आप में दर्शा रहा है कि इनके क्या कुछ इरादे हैं और खासतौर से इन लोगों के संबंध सीमा पार पाकिस्तान से भी हैं। डायरेक्ट ये भी अभी शुरुआती जांच में पुलिस कह रही है, इसकी आगे की जांच होना बाकी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद विकास, हमें इतनी अपडेट्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब आज के एजेंडा में बात कर लेते हैं मौसम की। तो प्रदेश में इस वक्त बढ़ती तपिश और गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। सोमवार को जहां प्रदेश के लगभग 25 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार दर्ज किया गया, तो वहीं बुंदेलखंड और दक्षिणी जिलों में हालात और भी ज्यादा खराब नजर आए। आज मंगलवार सुबह से ही राजधानी समेत प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तेज धूप दिखाई दे रही है। बुंदेलखंड और दक्षिणी यूपी के जिलों में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। तेज धूप और लू जैसे हालात ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज के लिए प्रदेश के 16 जिलों में हीट वेव यानी कि लू का अलर्ट जारी किया है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल के कई जिलों में दिन के समय में तेज गर्म हवाएं चलने और तापमान के 42 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस तक या उससे भी अधिक रहने की संभावना जताई है। यूपी में भीषण गर्मी का कहर जारी है। आज यानी 9 और कल यानी 10 जून को प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तापमान में बढ़त आएगी। 2 दिनों में प्रदेश में गर्मी और लू का जो कहर है वो दिखाई देने वाला है। आज के लिए प्रदेश के 16 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। 11 जून से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है और 13 जून तक प्रदेश के विभिन्न इलाकों में जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके आसार नजर आ जाएंगे। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच जारी तनातनी और संघर्ष तेज होने से यूएस तेहरान शांति समझौते के अधर में लटकने की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है
कि यूएस कुछ ही हफ्तों के भीतर ईरान पर पूर्ण विजय का ऐलान कर देगा। उन्होंने ये भी दावा किया है कि ईरानी वार्ताकार उनको सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा है कि ये बहुत जल्द होगा और तेल की जो कीमतें हैं वो धड़ाम से नीचे गिर जाएंगी। यानी एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका अगले 2 हफ्तों में ईरान पर पूर्ण विजय हासिल कर लेगा, तो वहीं दूसरी ओर ट्रंप इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी सचेत करते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान पर बड़े हमले ना करने की सलाह दी है। ट्रंप नहीं चाहते कि जंग की वजह से अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौता खतरे में पड़े। ट्रंप का यह बड़ा ऐलान है। 2 हफ्ते में ईरान पर पूर्ण जीत का ऐलान करने वाले हैं। ईरान और इजरायल के बीच हालिया संघर्ष में ये चीजें सामने आई हैं। और इस विषय पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं अखिलेश सुमन जी। अखिलेश, स्वागत है आपका। अखिलेश, बताएं कि ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष तेज होने से जो यूएस तेहरान शांति समझौता है वो अधर में लटकता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ने भविष्यवाणी करते हुए यह कहा है कि यूएस कुछ ही हफ्तों में ईरान पर पूर्ण विजय का ऐलान कर देगा। कैसे आप देखते हैं इस स्थिति को? देखिए, ईरान और इजराइल के बीच में हमले का एक दौर चला और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जब हस्तक्षेप किया तो दोनों ने एक दूसरे पर हमले बंद कर दिए हैं। हाँ। तो अभी ईरान और इजराइल के बीच में कोई हमला नहीं हो रहा है, दोनों ने एक दूसरे पर हमले को रोक दिया है। हालांकि इजराइल ने लेबनान पे जो हमला करना अभी तक बंद नहीं किया है और ईरान ने यह कहा है कि अगर लेबनान पे हमले होंगे तो ईरान फिर से कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। तो यहाँ चीजें फंसी हुई है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2-3 दिनों के बीच में ईरान के साथ कोई समझौता संपन्न हो जाएगा। तो अब देखना यह है कि ये जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों में ईरान और इजराइल के बीच में जो एक नया अध्याय शुरू हुआ था कि दोनों ने एक दूसरे पर डायरेक्ट हमले शुरू कर दिए थे, वजह सिर्फ यही थी कि इजराइल और लेबनान के बीच, मतलब हिजबुल्लाह के बीच जो संघर्ष है वो लगातार जारी है। तो ऐसी स्थिति में ईरान की जो धमकी है वो कितनी कारगर साबित होती है, कितना वो उस पर अमल करते हैं। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से यह बयान आया है कि वो अमेरिका के साथ समझौता करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि अमेरिका अपना जो बिहेवियर है, अपना बिहेवियर में परिवर्तन करे। मतलब अपना जिस तरीके से वो बातें करता है, जिस तरीके से उनका व्यवहार है, उस व्यवहार में परिवर्तन करे, अगर तो ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता हो सकता है। इस बीच अभी एक खबर आई है कि अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर, लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाची विमान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास वो गिर गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है, दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हालांकि उसमें सवार जो चालक दल के लोग थे वो सभी बच गए हैं। तो अभी इस बात का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि वो कैसे गिरा है। अगर ईरान के हमले से गिरा होगा तब एक गंभीरता की स्थिति हो जाएगी अमेरिका और ईरान के बीच में, लेकिन अगर वो ऐसी अपनी गड़बड़ियों की वजह से गिरा होगा तो यह एक दूसरी स्थिति होगी। लेकिन निश्चित तौर पे अभी कहा यही जा सकता है कि अनिश्चितता की स्थिति है, क्योंकि अनिश्चितता इसलिए भी बनी हुई है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अपना दावा छोड़ा नहीं है, वहां बंद किए हुए हैं। अखिलेश, यहाँ पर ये जानने वाली बात है कि अगर युद्ध की यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो लगातार प्रभावित हो रहा है। जो खास करके जो पूरा जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ जो है, इंडो पैसिफिक है, इन सब का व्यापार जो है लगातार प्रभावित हो रहा है। और खास करके जो तेल है, ईंधन का गैस है, ये सारी चीजों पे बहुत गंभीर असर पड़ा है और इसकी वजह से जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स भी कई जगहों पे बन रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इसका एक असर है, लेकिन सभी देश कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने अपने अंदर की जो क्षमता है उस क्षमता को बढ़ाएं, अपने देश के अंदर के कंजम्पशन को बढ़ाएं और अपने देश के अंदर जो तेल और गैस का जिस तरीके से निष्कासन और बढ़ाया जा सकता है, उसका शोधन और किया जा सकता है, उस पे और करें और साथ ही दुनिया के अन्य देशों के साथ तेल और गैस का व्यापार बढ़ाएं, ताकि यही एक उपाय है। क्योंकि देखिए, अंत में ईरान और अमेरिका के बीच में ये समझौता कब होगा, कब कारगर होगा, कब अमल में आएगा, यह किसी के वश की बात नहीं है। और ईरान युद्ध में जीत की घोषणा करते हुए ट्रंप ने तेल की कीमतों में भी भारी गिरावट आने की संभावना भी जताई है। फिलहाल धन्यवाद अखिलेश, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी खबर के साथ ही आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।